बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोकस में खुश आमदीद। आपका मेज़बान मुदस्सर अलवी हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से, और सेहत में सबसे ज़रूरी उनसर जो है वो आपकी डॉक्टर की तरफ से दी गई हदायत, अद्वियात। और अद्वियात के बारे में अगर आप थोड़ी सी तहकीक करें तो कुछ अरसा में अद्वियात का इस्तेमाल जो है वो बढ़ गया है। और एक आपने शेर तो सुना होगा कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। और मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दिया गया है कि अमराज बढ़ती गई जूं जूं इलाज के जो तरीके इजादात जो सामने आई, और उसके साथ जो अद्वियात की जो पहले की बनस्बत नए मालिक्यूल्स, नए मेडिसिन जो आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हम अपने घरों में मेडिसिन जो हैं वो पहले की ज़्यादा मिकदार में लाते हैं। हर बंदा पहले से ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, और जो हमारा इवन जो डेली बजट है, मंथली बजट है, वो बड़ा इफेक्ट कर रहा है इन चीज़ों से। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं, क्या आपकी जो सेहत में वो कितना कंट्रीब्यूट करती हैं? हमारे पास जो अद्वियात आ रही हैं वो क्या इस मेयार की हैं जो आपकी सेहत के लिए जो असेंशियल है? इसके अलावा जो मैकेनिज्म है अद्वियात की कीमत का, और इसके अलावा उसकी क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी के हवाले से भी। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो फार्मा इंडस्ट्री का हमारे इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट है। बेशक हमारे घरों की इकॉनमी तो मुतासर हो रही है ज़्यादा अद्वियात की वजह से, लेकिन हमारे मुल्क की इकॉनमी में ये कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, हम कितना एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, हम कितना इस चीज़ में अपने आप को इम्प्रूव किया, हमारे एक्सपोर्ट्स क्या है। हमारे साथ आज गुफ्तगू में शामिल होंगे फार्मा सेक्टर से कुछ ऐसे लोग जो इस चीज़ को समझते हैं और माहिर हैं और फार्मा सेक्टर को बखूबी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद रज़ा साहब, जो कि साबिक चेयरमैन है पीपीएमए के, उनको खुश आमदीद करेंगे। हमारे साथ उमर अहमद साहब मौजूद हैं एचडीएफ से, जो कि मेडिकल डिवाइसेस एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन है, उनको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हामिद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, आप तो एक तो मेडिसिन तो बनाते हैं, ये बताएं आप खुद भी जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उसका खर्चा कितना है? वो डिपेंड करता है। अच्छा, कुछ तो चीजें आप रेगुलरली एज ए सप्लीमेंट आप लेते हैं, ठीक ठीक और अगर कोई ऐसी खुदा ना खास्ता कोई कंडीशन हो, दैट डिपेंड्स ऑन इट। ठीक ठीक ठीक। लेकिन ओवरऑल हमने देखा कि ट्रेंड अब लोगों में रुझान थोड़ा सप्लीमेंटेशन का भी बढ़ा है, और थोड़े लोग कोरोना के बाद थोड़े हेल्थ कॉन्शियस भी हुए हैं, तो अद्वियात का इस्तेमाल भी जो है वो पहले के निस्बत वो बढ़ गया है। इसमें डॉक्टर साहब ऐसा है कि देखिए, जैसे ही कोई मुआशरा जो है वो तरक्की करता है, जैसे ही आपके ज़राए आमदन बढ़ते हैं, जैसे ही इलाज के मौके और उसकी एक्सेस बढ़ती है, जैसे ही नई मेडिसिन आती हैं, तो इन तमाम फैक्टर्स से आपकी जो स्पेंडिंग है हेल्थ केयर की वो बढ़ती है। आप देखें, अगर कभी आप अमेरिका जाएं तो वहाँ पे हर बंदा 8-10 सप्लीमेंट्स यूज करता है, क्योंकि एक तो अवेयरनेस ज्यादा है, दूसरा अफोर्डेबिलिटी है, और एक्सेस टू द मेडिसिन जो है वो भी आसान है। सही। दूसरी चीज की अगर आप देखें कि जो हेल्थ केयर स्पेंडिंग है पर कैपिटा, वो हाईएस्ट है यूएस के अंदर, क्योंकि ठीक वहाँ पे रियासत जो है वो ऑन करती है, और इंश्योरेंस का एक बहुत ही मुरव्वजा सिस्टम है, जिस वजह से वहाँ पर एक्सेस टू मेडिसिन एंड गुड हेल्थ केयर हर एक के पास है। सही। लेकिन That's हामिद why साहब, वहां पे probably उतना ही ड्रग इंट्रैक्शन भी उतना ही है, सीरियस इशू है, जो शायद हमारे यहाँ निस्बतन कम है। यहाँ पर रिपोर्ट कम होते हैं, लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल है ना, उसका अगर आपका फार्माकोविजिलेंस सिस्टम स्ट्रांग है, कि एडीआर अगर किसी जगह पे हुआ है तो रिपोर्ट कितना हुआ है, तो उनका सिस्टम स्ट्रांग है कि वहां पर एडीआर अगर कहीं भी हुआ है तो वो रिपोर्ट बहुत जल्द होता है और एक्यूरेट होता है। हमारे यहाँ तो एक सिस्टम ऐसा है कि पता ही नहीं चलता। सही सही। अच्छा, अभी क्या फार्मा सेक्टर की क्या इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, और फार्मा सेक्टर आज कहाँ खड़ी है, क्या उसके मसाइल हैं? ब्रीफली थोड़ा उस पर रोशनी डालिएगा, फिर हम उमर साहब के साथ भी गुफ्तगू शुरू करेंगे। जी डॉक्टर साहब, देखें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पाकिस्तान में इस वक्त जो लोकल मार्केट है दैट इज अराउंड 4 बिलियन यूएस डॉलर, और ठीक हमारी एक्सपोर्ट पिछले एक साल में अल्हम्दुलिल्लाह कोई 30% बढ़ी है, ठीक, और फर्स्ट टाइम 34%। जो जी जी फिगर क्रॉस हुआ है जी जी। वो 475 मिलियन एक्सपोर्ट का है। ठीक फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज द फ्यूचर ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी, फ्यूचर ऑफ द पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स, जिसमें कि फार्मा के साथ साथ एक न्यूट्रा भी एक बहुत जी बड़ा जी सेगमेंट है।
आज देखेंगे अगर यूरोप में, यूएसए में, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में एक ड्रग को आप रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी एक्रीडेशन, बहुत सारा पैसा और बहुत सारा इंतजार चाहिए। सही। वेराज कि अगर कोई विटामिन, कोई न्यूट्रास्यूटिकल आप कराना चाहते हैं तो उसके लिए ना उतना इंतजार है, ना उतना पैसा है, ना उतनी एक्रीडेशन है। ठीक। तो एक बहुत ही हेल्दी ट्रेंड हुआ है कि अब आप देखें तो एक आप फार्मेसी पे जाते हैं तो आपको ठीक। 20 किस्म के ओवर द काउंटर न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स मिलते हैं। तो ठीक। ओवरऑल जो सेक्टर ग्रो कर रहा है, ठीक। ओवरऑल इसकी डाइवर्सिफिकेशन ग्रो कर रही है, इसकी ग्रोथ जो एक्सपोर्ट की ग्रो कर रही है और लोकल इकोनॉमी के अंदर भी इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज द सिंगल लार्जेस्ट व्हाइट कॉलर जॉब ठीक। प्रोवाइडर फॉर ठीक। द ग्रेजुएट्स। ठीक। ठीक। ठीक है, हम सब उमर साहब को गुफ्तगू में शामिल करेंगे कि सर ये बताइएगा मेडिकल डिवाइसेस के हवाले से इसकी काफ़ी हमने अरसा शोर सुना है कि रजिस्ट्रेशन के मसाइल चल रहे थे। क्या आपके मसाइल रजिस्ट्रेशन के हवाले से हल हुए, ये बताइएगा उमर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया हमें इस मौजू पे बातचीत करने का। जैसे काफ़ी सालों से एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री की एक ये प्ली रही है कि जो मेडिकल डिवाइस रजिस्ट्रेशन है, अगर आप बाकी मुल्कों से कंपेयर करें, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, हम बहुत पीछे थे उनसे इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मेडिकल डिवाइसेस रजिस्टर्ड। अच्छा, ये भी समझना जरूरी है कि अनलाइक फार्मा 90% एंड अबव जो मेडिकल डिवाइसेस पाकिस्तान में आती हैं वो इम्पोर्ट की जाती हैं। ठीक। ठीक। तो 2-3 साल एक लग जाते थे एक प्रोडक्ट को रजिस्टर करने के लिए। हद तक कि ये होता था कि जब उसका मॉडल एक्सपायर हो जाता था तो उसको रजिस्ट्रेशन उसका होने का कोई फायदा ही नहीं होता था। ठीक। ठीक, वो लेटेस्ट चीज आ गई। ठीक। अभी रिसेंटली जो ड्राफ्ट ने जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लॉन्च किया है मेडिकल डिवाइसेस के लिए, दिस आई थिंक इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। वी आर होपिंग कि जिस तरह हमें इत्मीनान में लिया गया है कि 20 दिन के अंदर सर्टिफिकेशन इशू हो जाएगी, तो इससे ये होगा कि आपकी मेडिकल डिवाइसेस जो अभी तक से 15,000 रजिस्टर्ड थी पाकिस्तान में, फॉर द पॉपुलेशन ये बहुत कम है, ठीक, वो इंशाअल्लाह बढ़ेंगी तो डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को जो है इससे बेहतरी आएगी। ठीक। अच्छा, अभी जो हाल ही में जो ऑनलाइन सिस्टम हुआ उसके बाद कोई बेहतरी आपने ऑब्जर्व की? देखिए 22 तारीख को ये लॉन्च हुआ है तो 20 दिन के हिसाब से 11 तारीख बनती है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 11 तारीख को जिन्होंने 22 तारीख को अप्लाई किया था उनको सर्टिफिकेट्स मिल जाए। अच्छा, तो दिस विल बी द प्रूफ कि हाँ जी 20 दिन का वाकई मतलब 20 दिन है। यानी इट मींस के अभी तक आपको उस ऑनलाइन जो सिस्टम है उससे सर्टिफिकेशन हासिल नहीं हो सकी? नहीं, देखिए इन्होंने 20 दिन कहा है ना हमें, तो जिन्होंने यानी 21 तारीख को ऑफिशियली लॉन्च हुआ है, तो जिन्होंने 22 तारीख से भी किया है तो 10-11 तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनको सर्टिफिकेट ये 20 वर्किंग डेज थे या 20 वर्किंग डेज में थे? बट मैं थोड़ा सा इसमें मैं ड्राफ्ट के बिहाफ पे मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, ये 20 दिन हुई जब हैं जब आपकी अगर एप्लीकेशन पूरी फुलफिल्ड हो, ओके, विदाउट एफिशिएंसी, विदाउट, हाँ, तो उसमें फिर ये 20 दिन ये पूरे होने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ड्राफ्ट इस चीज को ये देखेगा और ये 20 दिन में ये करके देगा क्योंकि ये इंडस्ट्री की जरूरत है। ठीक। अच्छा, अभी कितनी एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग होंगी? मींस टू से कि चले डिस्पोजल सिस्टम तो आसान हो गया लेकिन अभी हाउ मेनी एप्लीकेशंस आर पेंडिंग? जी वी आर करंटली, अब देखिए मेरे पास एग्जैक्ट अभी मैं आपको फिगर तो नहीं दे सकता मगर ये है कि अगर आप बताएं कि लाखों में तो होगी ना? नहीं, होपफुली जी इतनी नहीं होंगी। अच्छा। मगर ये हजारों में जरूर हो सकती हैं और हम रैप के साथ हम लगे हुए हैं इसके ऊपर कि इस प्रोसेस को हम स्ट्रीमलाइन करें कि जो ऑनलाइन से पहले जो पेंडिंग एप्लीकेशन थी उनको जो भी जल्द से जल्द उनको प्रोसेस किया जाए। उसके लिए ड्राफ्ट ने आई थिंक मिसिंग एक तो क्या रजिस्ट्रेशन की वजह से उमर साहब कोई शॉर्टेज भी मार्केट में आई है मेडिकल डिवाइसेस के हवाले से? देखिए हमें सबसे बड़ा जो फियर था वो यही था जब ये टाइमलाइंस की एक्सपायरी थी दिसंबर 31, 2024 को, तो हैसियत एसोसिएशन हम यही बात हम सबको बता रहे थे कि जी हमें ये डर ये है कि अगर ये खुदा ना खास्ता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑन टाइम नहीं हो रही है तो ये ना हो कि ये शॉर्टेजेस पैदा हो जाएं। तो अभी तक तो मेरा ख्याल है सिलसिला चल रहा है, बट अगर सर्टिफिकेशंस मिलती रहेंगी बर वक्त तो मेरा ख्याल है ये नौबत नहीं आएगी। चलें होपफुली उमर साहब
सर्टिफिकेशन जल्दी आपको मिले। अच्छा अहमद साहब ये बताइएगा कि जैसे उमर साहब डिस्कस कर रहे थे कि शॉर्टेज के इशू आता है, कुछ जेनेरिक हमारे एलोपैथिक में भी मेडिसिन में भी शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट होने की रीज़न क्या है? क्या कुछ चीज़ें एब्सोल्यूट हो रही हैं या महंगी हो रही हैं या उसकी जो वायबिलिटी है कमर्शियल वायबिलिटी वो नहीं है या क्या एपीआईज नहीं मिल रहे? इसमें डॉक्टर साहब 3-4 रीजंस हो सकती हैं। कुछ ऐसे सॉल्ट पुराने हैं जो 1970 में 80 में रजिस्टर हुए, अब उसके लेटेस्ट वर्जन आ गए, यानी इम्प्रूव्ड वर्जन आ गया उस ड्रग का, ठीक। तो उसको हम कह सकते हैं कि अब वो ऑर्फन ड्रग की कैटेगरी में चले गए। तो उनका डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं है और मार्केट डिमांड भी नहीं है। ठीक। तो आपकी जो जो डिमांड है, मार्केट डिमांड वही ड्राइव करती है कि विच मेडिसिन शुड बी अवेलेबल। देयर आर फ्यू मेडिसिन्स ये जो अभी भी आपकी कंट्रोल्ड कैटेगरी में है और उसकी वजह से उनकी प्राइसेस बहुत लो हैं, उनकी कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जिनके रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है और तो डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। लेकिन जो स्टेप लिया जो ड्रैप ने, आई रियली अप्रिशिएट अबाउट द डीरेगुलेशन, कि जो पहले आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स थी जो अवेलेबल ही नहीं होती थी और लोगों को स्मगल्ड और इधर उधर से मैनेज करना पड़ती थी। अब आपके पास तकरीबन 98% मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है मार्केट में, एंड द क्रेडिट गोज टू the DRAP and the decision makers who have really realized this कि अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सबसे महंगी दवा वो है जो मरीज को चाहिए और वो अवेलेबल ना हो। ठीक। अच्छा अहमद साहब इसमें एक मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि एक मेडिसिन कोई एबीसी कोई मेडिसिन है, उसकी प्राइस महीना पहले 200 थी, फिर अगले महीने वो 300 350 हो गई है। अब वो रैशनलाइजेशन तो नहीं हो पा रही। अब ये भी तो एक हो रहा है कि अब अगर अपनी मर्जी से करनी है तो भले 1000 भी कर लें या 500 कर लें, वही कीमत जो 200 रुपये थी उसको जंप अप करके प्रॉफिट टेकिंग करके फिर उसको जो है वो उसकी करेक्शन कर दी जाए बाद में। तो ये वाला ट्रेंड भी है फार्मा इंडस्ट्री में। नहीं, मैं थोड़ा एड्रेस करना चाहूंगा। ऐसी कोई एक आध एग्जांपल तो हो सकती है, लेकिन अभी एक रिसेंटली एक सर्वे हुआ और जो टॉप 50 मेडिसिन हैं या टॉप 100 मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें ये देखा गया कि डीरेगुलेशन से पहले और डीरेगुलेशन के बाद, और ये सर्वे भी ड्रैप ने कराया जी और इसकी रिपोर्ट SIFC को भी गई और PPMA ने भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया वो डाटा फ्राहम करने में। तो पता चला कि मैक्सिमम जो प्राइस इंक्रीज हुआ है ना वो 10 से 15% है इन मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ओवरऑल। देखिए, इट इज नॉट ओनली द फार्मास्यूटिकल कंपनी दैट कैन डिटरमिन के व्हाट प्राइस दे शुड सेल, इट इज द मार्केट फोर्सेस। देखिए इस वक्त 800 लोग ऑपरेट कर रहे हैं ना मार्केट के अंदर। आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, मैं कहते हैं मैं 200 प्राइस रखनी है, एक दूसरी कंपनी है वो लॉन्च करती है 150 रुपीज में, तो डॉक्टर्स तो डेफिनेटली पेशेंट का बेनिफिट सोचेंगे, वो उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फाइनली फिर आके आपको प्राइसेस में बहुत बड़ा फर्क नहीं रख सकते। ऑब्वियसली कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है, लेकिन यह है कि ब्रांड वर्थ होगी किसी ब्रांड की तो शायद वो उसको कुछ बेहतर मिल जाए, अदरवाइज तो जेनेरिक वाइज देखा जाए तो वो सेम होगी। एग्जैक्टली द अल्टीमेट फोर्स that determines कि इस मॉलिक्यूल का प्राइस क्या होगा। बहुत सारी आप देखें कीमतें नीचे आई हैं, जैसे एंटी डायबिटिक जितनी भी दवाइयां थी, आप देखें सीटाग्लिप्टिन लॉन्च किस प्राइस पे हुई, आज किस प्राइस पे बिक रही है। ग्रेजुअली कॉमन मिल जाता है मॉलिक्यूल। आप देख लें, इवन आप ये एमेप्राजोल एसमेप्राजोल देख लें कि ये लॉन्च किस प्राइसेस पे हुई और आज इनकी मार्केट प्राइसेस क्या है। तो व्हेनेवर देयर इज अ कंपटीशन द प्राइसेस कम डाउन। ठीक। अच्छा एक हार्डशिप केसेस का जो आपने जिक्र किया आवाम को जरा समझाने के लिए, जो एसेंशियल मेडिसिन है वो किस टाइप की है, एक तो जरा एलेबरेट कर दीजिएगा। दूसरा जो आप हार्डशिप केसेस भेजते हैं, और पिछले दिन मैं खबर भी सुन रहा था कि पीएम ने कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जिसमें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और हेल्थ और कुछ बाकी जो है वो लोग मिल के इसको डिसाइड करें, इसके हवाले से क्या पेशरफ्त है? ये WHO की एक एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट है जो वर्ल्ड वाइड वो इशू करते हैं, उसी को ही ड्रैप ने अडॉप्ट किया और एक पाकिस्तान की एक एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बना दी। बल्कि इन्होंने थोड़ा और स्ट्रिंजेंट काम किया कि अगर एक मॉलिक्यूल है उसकी एक डोजेज WHO में एसेंशियल है, तो पाकिस्तान में उसकी अगर कॉम्बिनेशन भी है तो वो भी एसेंशियल में चला गया। तो पता चला कि उसकी प्राइस जो है वो भी कंट्रोल्ड हो गई।
अब कंट्रोल्ड के अंदर अच्छा, चूंकि ठीक, ठीक कंट्रोल है, प्राइसेस के अंदर आपका सीपीआई डिसाइड करता है ना। ठीक, ठीक, सीपीआई का आप 70% तक जा सकते हैं। हुँ, तो इस दफा जो आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था इन्फ्लेशन का, वो बहुत ही कम रहा, हुँ, जिस वजह से जो प्राइस इंक्रीज है बहुत मिनिमम हुआ एसेंशियल मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो हुँ, एसेंशियल मॉलिक्यूल्स में भी एक कैटेगरी है विच आर वेरी लो प्राइस हुँ, मॉलिक्यूल्स, यानी हुँ, जिसमें कि कोई गोली जो है वो 2 रुपए से सस्ती है, कोई इंजेक्शन है वो 5 रुपए से सस्ता है। तो हुँ, उसकी जो इस वक्त सिर्फ पैकेजिंग मटेरियल का प्राइस है वो उससे क्रॉस कर गया। तो ठीक है, मैं समझ हार्डशिप गया आपकी केसेस बात। जो है, जिस सादा हाँ लफ्ज़ों में अगर उसकी, आपको आवाम को समझाने के लिए कि जो मेडिसिन की कीमत है वो कम है और उसकी जो पैकेजिंग की कीमत है वो बढ़ गई। तो वो जब बढ़ गई। हम तो मार्केट इंटरनेशनल मार्केट से उस मालिक्यूल को कंपेयर करें प्राइस को तो वो निस्बतन कम होगी, वाइल जो पैकेजिंग की जो है एग्जैक्टली, खर्चा वो ज़्यादा होगा। आपसे दोबारा मैं एग्जैक्टली। इस हवाले से गुफ्तगू करूंगा। अभी उमर साहब ये बताइएगा कि जो मेडिकल डिवाइसेज है इसकी भी प्राइस फिक्सेशन के हवाले से कोई डेवलपमेंट है, क्या क्राइटेरिया है? नहीं जी, मोस्टली हमारी इंडस्ट्री में प्राइस फिक्सेशन नहीं होती है, अगेन बिकॉज दिस इज मोस्टली एन इम्पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री। एक्सेप्ट एक्सेप्ट स्टंट्स जिनकी फिक्स की गई है। जी जी जी, बस वो एक दो अगर की गई थी, बट मेजोरिटी ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस आर नॉट प्राइस फिक्स्ड। अब हैविंग सेड दैट, हमारी जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है ये इतनी मार्जिन बेस्ड इंडस्ट्री नहीं होती है, वॉल्यूम बेस्ड इंडस्ट्री होती है। ठीक। तो कंपटीशन इसमें अच्छा खासा होता है, तो इसमें आप प्राइसेस बढ़ने के चांसेस कम ही होते हैं इसमें। हैविंग सेड दैट, फर्दरमोर हम इसमें ये हमारी रिक्वेस्ट रही है हुकूमत से भी कि जो सेल टैक्स का जो एलिमेंट है, क्योंकि हम जब बात करते मैं हैं वही कि आपसे सवाल करने लगा जी था जी कि जी मेडिकल जी जी डिवाइसेस पे भी से 18% सेल टैक्स है। जी, और ये समझना पड़ेगा कि ये एसेंशियल मेडिकल डिवाइसेस हैं। देखिए, जब हम फार्मा की बात करते हैं, एसेंशियल मेडिसिन की बात करते हैं, वो बिल्कुल जरूरी है अपनी जगह, मगर सबसे पहले तो आपकी डायग्नोसिस होते हैं। आप इमरजेंसी में आप जाएंगे तो पहले आपके आईवी लाइंस लगेंगी, वेंटिलेटर्स लगेंगे, स्ट्रेचर्स से आप ठीक, लेट के जाएंगे, ऑक्सीजन मास्क लगता है। ठीक। हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो मॉनिटर्स आते हैं, थर्मोमीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आपकी डायग्नोसिस होते हैं तो आपके एक्सरे मशीन, एमआरआई स्कैनर, अल्ट्रासाउंड। इवन जो पीएम ठीक। साहब ने कहा है कि व्हीलचेयर से लेके एमआरआई मशीन तक जी सारे, जी, तो पेशेंट तो ट्रीट व्हीलचेयर पे पहले आएगा ना। जी जी, उस ट्रीटमेंट पे के भी वक्त 18% एनेस्थीसिया सेल टैक्स मशीन देगा। चाहिए होती है, इन्फ्यूजन पंप चाहिए होते हैं, मॉनिटरिंग रिकवरी में आपको सिरिंजेस, कनूला चाहिए होते हैं, सही। उसके बाद दवाई आती है। अच्छा, को आपने प्रपोजल दी है कि कम से कम जो ऐसी चीजें जो इमरजेंसी में चीजें यूज हो या ऐसी इस नोयत की हो जो बिल्कुल एसेंशियल हो, उनको एग्जाम्पशन हो सेल टैक्स से? देखिए, हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट रही है कि पूरी मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को उसी तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह स्केड्यूल 8 के तहत आपने 1% सेल टैक्स लगाया हुआ है फार्मा इंडस्ट्री पे, तो ये इंडस्ट्री उतनी ही अहमियत रखती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो इम्पोर्ट हो, तो उसको उसी तरह ट्रीट किया जाए कि 1% लगाएं इसके ऊपर। क्योंकि डायग्नोस्टिक किट्स भी आती हैं, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी इसमें आती सब, हैं इसमें आईवीडी जो भी आ जाता है, इसमें आईवीडी भी आ जाता है, आपकी मेडिकल डिवाइसेस भी दीगर हैं, वो सब आ जाती हैं इसके अंदर। हम अद्वियात में से तो सेल टैक्स बचा रहे हैं, लेकिन वो सेल टैक्स जो जी है वो इफेक्ट जी तो जी ट्रिकल डाउन आ रहा है नीचे। जी, बिल्कुल। और इससे ये इससे हवाले से कोई बाकायदा प्रपोजल फार्मा। आपने दी हुई है? जी जी, हमने SIFC अप्रोच किया हुआ है इसमें जी, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिखा हुआ है, ठीक। हमने FBR को भी बहुत दफा एड्रेस किया हुआ है इशू को, बट अब ये अटेंशन समझ की बात है, बस ये कि एक दफा इसकी अहमियत समझ लें कि आप इस मेडिकल डिवाइस के बगैर आपके हॉस्पिटल चल नहीं पाएंगे। नहीं चल सकते, बिल्कुल बिल्कुल। और इन तो अगर वॉल्यूम देखा जाए तो शायद मेडिकल डिवाइसेस ज्यादा यूज हो रही होंगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये देखिए, हम तो सेल टैक्स 18% पे कर लेंगे, ये किसको हम पास ऑन करेंगे? वो तो पेशेंट पे करेगा अल्टीमेटली, बिल्कुल सही। तो हम जब तक आपका मुल्क का बजट 1% से लेस है हेल्थ का, यानी आप प्रोक्योरमेंट एजेंसी को भी ये आप टैक्स लगा के दे रहे हैं। अगर वो चीज 100 रुपए की ले सकते हैं, वो 120 रुपए की लेते हैं। सही। अच्छा आमिर साहब ये बताइएगा, ड्रैप ने तो आपको कैटेगराइज कर दिया कि थेरेप्यूटिक गुड्स हैं, उसमें मेडिकल डिवाइसेस हैं, हेल्थ एंड OTC हैं या बाकी मेडिकल कॉस्मेटिक, उसके हवाले से भी खबरें हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि 18% सेल टैक्स जो है वो उसके लिए उन्होंने थेरेप्यूटिक गुड्स के हवाले से ये कर दिया जिसमें मेडिकल डिवाइसेस भी हैं। तो क्या ये जस्टिफाइड है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे इतनी कम जो है वो
मेडिकल की सहूलियात हैं, फिर मेडिसिन की अफोर्डेबिलिटी का इशू है, क्या थेरेप्यूटिक गुड्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि आम आवाम तक सस्ते दामों पहुंच, उसके ऊपर सेल टैक्स का एलिमेंट तो आएगा और वो कस्टमर पे करेगा अल्टीमेटली पेशेंट? जी डॉक्टर साहब, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। जब आपने कहा थेराप्यूटिक गुड्स, इट मींस कि ऐसी चीज जिससे किसी का इलाज हो रहा है, उसको कोई मरीज इस्तेमाल कर रहा है। जब मरीज इस्तेमाल कर रहा है तो देखेंगे सेल्स टैक्स, हम तो एक कलेक्टिंग एजेंसी के तौर पे काम करते हैं ना, कि हमने एक प्रोडक्ट का प्राइस है उसमें ऐड कर दिया सेल्स टैक्स, वो हमने डिस्ट्रीब्यूटर को पास ऑन किया, उसने रिटेलर को पास ऑन किया, लेकिन अल्टीमेटली कौन पे कर रहा है? अल्टीमेटली तो पेशेंट ही पे कर रहा है। सही। और उसके अंदर एक पूरी जो स्टेप्स हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कि आप ये देखेंगे रिटेलर ने लिया एक पेशेंट से, उसने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें दिया, फिर हमने जमा कराया। तो एक तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक, बिल्कुल। इसके अंदर जो नंबर ऑफ पर्संस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन एजेंसी के तौर पे, वो बहुत ज्यादा है। अब इसके लिए आपको अपना स्टाफ इंक्रीज करना है, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए इसको कैटर करने के लिए। तो जैसा उमर भाई ने अभी कहा कि मेडिकल डिवाइसेस, थेराप्यूटिक गुड्स, आपकी ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, इस पे कतई तौर पर कोई सेल्स टैक्स नहीं होना चाहिए। और आइडियली तो ये है कि ये तमाम चीजें रियासत फराहम करे। इसमें जो प्राइवेट एजेंसीज हैं या आपकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इसके ऊपर कोई वेवर दें। ये तो पूरी दुनिया में या इंश्योरेंस का सिस्टम है या रियासत का सिस्टम है। हम तो रिस्पॉन्सिबल हैं एक क्वालिटी मेडिसिन को एक अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल करने के। इससे कुछ ज्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो दैट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। सही। अच्छा, कलेक्टिवली जो हेल्थ एंड ओटीसी है या जिसमें होम्यो, हर्बल और मुख्तलिफ जो है बाकी सेगमेंट्स भी हैं, क्या इनकी तरफ से भी कोई सेल टैक्स वेवर का या 1% जैसे फार्मा में एक इसकी उन्होंने कानून बनाया है कि 1% आप पे करें, कम से कम डॉक्यूमेंटेशंस में आए, तो इस हवाले से कोई ऑफिशियली अप्रोच किया गया गवर्नमेंट को? जी बहुत ज्यादा इसके ऊपर काफी मीटिंग्स हुई हैं। इवन कि आपकी जो हर्बल एसोसिएशन है, आपकी होम्योपैथिक एसोसिएशन है, और जैसे आपने कहा कि अभी न्यूट्रास्यूटिकल में कोई ऐसी ऑर्गेनाइज एसोसिएशन नहीं है, लेकिन अपने अपने तौर पे सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि देखिए फार्मा इंडस्ट्री का थोड़ा सा एक बड़ा स्कोप होता है, थोड़ा उसका एक बड़ा बजट होता है, लेकिन न्यूट्रा के अंदर जो है वो लेस इन्वेस्टमेंट बैरियर के साथ आप एंटर हो जाते हैं। और आप देखेंगे जब से पाकिस्तान बना है आज तक 800 फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वेयरएज न्यूट्रास्यूटिकल अभी 10 साल हुए हैं लेकिन वो 1000 को क्रॉस कर गई। इट मींस कि पोटेंशियल है, इसमें डिमांड है, एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। तो इस सेक्टर को आमिर साहब, उसमें अगर आपको मैं थोड़ी सी इसमें आसानी आम आदमी को समझने के लिए कर दूं कि आप मेडिकल स्टोर पे आप जाते हैं तो आपको 60% जो है वो थेराप्यूटिक, अगर मैं मेडिकल डिवाइसेस को भी मिला लूं तो 70% या 80% जो है वो चीजें होंगी जो मेडिकल, जो थेराप्यूटिक गुड्स के उसमें बैनर में आती है। अगर मैं गलत नहीं हो तो तस्दीक कीजिएगा। You're very right. So we humbly request through your forum to all of the decision makers कि इसको खुदा के लिए ये सेल टैक्स एम्बिट से निकालें और उससे पेशेंट को सबसे बड़ा रिलीफ मिलेगा। देखिए हमारा काम तो यह है कि कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा देना। तो अगर इस पूरी एक्सरसाइज को वेव ऑफ किया जाए जिससे किसी को कुछ फायदा हासिल नहीं है। अच्छा, टोटल कितना रेवेन्यू इकट्ठा होता होगा ये थेराप्यूटिक गुड्स? कोई है कोई कैलकुलेशन नंबर्स कि कितना फायदा होता होगा ये बोझ डाल के? नहीं है, लेकिन ये है तो बिलियंस में है। सही। ऑब्वियसली 1000 से ज्यादा कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं। हर कंपनी अगर 20-30-40 प्रोडक्ट्स भी बना रही है तो इसको वॉल्यूम काफी बड़ा है। क्योंकि मैंने जो बजट में इसकी एलोकेशन देखी थी उसमें तकरीबन 300 मिलियन का रखा गया था ये असेसमेंट के कलेक्शन का। तो 300 मिलियन के लिए इतनी इंडस्ट्रीज को और इतने पेशेंट्स को इन्वॉल्व करना कोई मुनासिब तो नहीं होगा। नहीं, इसको वेवर होना चाहिए है कि ये जिसको अगर ये लेट गो भी कर दें तो जी 300 मिलियन, जहाँ पे ट्रिलियंस का बजट है तो वहाँ 300 मिलियन की क्या वैल्यू रहेगी? हाँ, इस पे कोई दो राय नहीं है, इसको वेव होना चाहिए। कि आप ये किसके लिए कर रहे हैं? ये आप ये कर रहे हैं पेशेंट के लिए। जी जी हाँ जी, पेशेंट के वेलफेयर कर सकते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा उमर साहब, ये बताइएगा कि मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से फार्मा तो जो है वो तकरीबन खुद मुख्तार है,
इन अ सेंस कि हम अपनी लोकल प्रोडक्शन से तकरीबन 80-90% हम अपना प्रोड्यूस करते हैं। मेडिकल डिवाइसेस के हवाले से बताइएगा कि आपकी क्या कैलकुलेशन है कि हम कितना खुद बनाते हैं और कितना इंपोर्ट करते हैं मेडिकल डिवाइसेस? देखिए, हेल्थ केयर डिवाइस एसोसिएशन पाकिस्तान जो हमारा इदारा है, इसमें इम्पोर्टर्स भी हैं और मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। मगर हम जो अब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमें कुछ कम से कम जो मेन मेडिकल डिवाइसेस हैं वो अब पाकिस्तान में बननी चाहिए, और ये कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है इसके जी अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो कम से कम इवन जो वेंटिलेटर हमने खुद medical बना devices- लिए। जी 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 माशाल्लाह। देखिए, करने को तो हम सब कुछ कर सकते हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी इतने टैलेंटेड लोग हैं इधर। GF-17 हमें टेंडर भी थोड़ी बना सी- सकते हैं जी हम तो। जी जी जी। तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा एक सपोर्ट Atom bomb चाहिए बना इसके अंदर। सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मैंने ये। कहा सेंसर ना हो जाए, तो मैंने कहा GF-17 से टेंडर मैं नहीं। आप मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में दुनिया में कुछ $600 बिलियन की इंडस्ट्री है ये। ठीक। तो पाकिस्तान को नॉट जस्ट फॉर इट्स ओन, नॉट जस्ट फॉर द पॉपुलेशन फॉर पाकिस्तान, बट फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस एज वेल, जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, तो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले कर सकती है मैन्युफैक्चरिंग के अभी अंदर। और कितनी इंडस्ट्री लगी हुई है आपकी मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग की? देखिए, कोई ऑलमोस्ट कोई 100 के करीब हैं जो कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं मेडिकल डिवाइसेस। इसमें से ज्यादातर जो हैं, और इसमें आधी ऐसी हैं जो एक ही किस्म की प्रोडक्ट बना रही हैं, मोस्टली डिस्पोजेबल सिरिंजेस बन रही हैं हाँ जी, पाकिस्तान मोस्टली के तो अंदर। यही चीजें, वो जी हाँ। प्लास्टर्स वगैरह या ऐसी कुछ चीजें बन रही हैं। बिल्कुल जी हाँ। तो देखिए, मगर ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि मैन्युफैक्चर बनेगा कौन। आपके पास 1100 प्लस इम्पोर्टर्स हैं आज मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में, तो द मोस्ट लाइकली चांस है कि इम्पोर्टर ही आपका मैन्युफैक्चर बनेगा। अच्छा, उसमें तो कितना हमारा आपने जरा policy मुबादला वो भी तो लेके खर्च आनी हो रहा है, जैसे इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट बिल भी तो हमारा बिलियंस में जाता होगा। जी बिल्कुल। तो इसलिए आप इम्पोर्टर्स को कायल करें कि वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आए, तो उसके लिए आपको पॉलिसी वैसी बनानी पड़ेगी कि जिससे वो ये कदम उठाएं, फिर वो जिसमें आपके सेल टैक्स रिलीफ भी आता है, जिसमें कस्टम ड्यूटीज रिलीफ भी आती है। देखिए, कुछ मैन्युफैक्चरर्स हमारे ये कहते हैं कि जनाब हम जो कस्टम ड्यूटीज पे करके आते हैं वो फिनिश गुड से ज्यादा होती है। तो बिल्कुल अब मुझे सही पता कह है रहे वो मैन्युफैक्चरिंग वो क्यों करे वो फिर अब। तो रैब की तरफ से कोई आपको कोई इसमें हवाले से कोई सहूलत है, फैसिलिटेशन है कि आप मैन्युफैक्चरर्स को जल्दी डॉक्यूमेंटेशन में हवाले से सपोर्ट करें, या कोई और ऐसा कोई इंसेंटिव दे? देखिए, दो चीजें हैं। ड्रैब का जहाँ तक जुरिसडिक्शन मैं समझता हूँ की है कि टोल मैन्युफैक्चरिंग और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कह लें इसको या मेडिकल डिवाइसेस में शुरू किया जाए। थोड़ा सा वो आई थिंक जो एक फार्मा का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं इसके अंदर, मगर आपने अगर एक इंडस्ट्री को प्रमोट करना है तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी कि आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कम से कम एक आसान तरीके से, यानी आप उसमें रेगुलेशंस में ना पड़े ज्यादा या डॉक्यूमेंटेशंस में ना पड़े, मगर अगर दो एसेंशियल कंपनीज रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी और वो यहाँ आपस एग्रीमेंट करके एक चीज लोकली बना सकती हैं, तो वो उसको प्रमोट किया जाए, असेंबली के लिए प्रमोट किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यानी ड्रैब ये काम कर सकती है कि रेगुलेशन आसान कर दे जिससे ये चीज हो सके। सही। इस यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हम जो इंडस्ट्री की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है फार्मास्यूटिकल की, उसमें मुख्तलिफ जो मेडिकल डिवाइसेस हैं या फार्मा सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग और उसके मसाइल को डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और मजीद इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जी।